आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ, थैंक यू। अब ये जो बीच में ज्वाइन करने वाले आएंगे, अब उसके बाद ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा फिर मैं बार बार। ये लास्ट है। तो अपना आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और ये आपको थोड़ा साइंस का सब्जेक्ट लग रहा होगा शायद, है भी यस सर। साइंस का ही, लेकिन इसको आपके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा मैं। और इतने हिंदी के बिल्कुल बेसिक गुड वर्ड्स मेरे को आइडिया नहीं रहे हैं, मतलब। तो जहाँ भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको वहाँ ट्रांसलेट करने की। तो जितना भी आपको समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। जहाँ भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे या उसको ज़्यादा डेप्थ में करने की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं अपनी तरफ से खूब सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट बिल्कुल बेसिक्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। जैसे सब्जेक्ट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। व्हाट इज एनाटमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी? एनाटमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। तो बॉडी के स्ट्रक्चर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट वटेवर जो भी सेल टिश्यू ऑर्गन जो कुछ भी हैं उनके फंक्शंस। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को स्टडी करना है, क्योंकि आप योगा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज करवाते हैं जिसकी वजह से फंक्शन चेंज होता है। डिफरेंट डिफरेंट आसन बनवाते हैं, उनकी वजह से फिजियोलॉजी पे इफेक्ट आता है और बॉडी के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट होता है। Anatomy is the science of body structure and physiology is the science of body functions. Now organization, मतलब हमारी बॉडी बनी कैसे कैसे है। पहले एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है। उसके बाद सीधा जो लिविंग सिस्टम में आता है, फर्स्ट पार्ट है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट और द यू कैन से द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे अहम, सबसे मेन जो यूनिट है, स्ट्रक्चर के लिए कह लो या फंक्शन के लिए, दोनों के लिए बेसिक यूनिट जो है वो है सेल। और एक ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल्स का कुछ सेल्स का एक ग्रुप बनता है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये वर्ड ध्यान रखना, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा, मान लो आप सीधा सा ये कह दें कि ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल, मान लो एक किडनी की सेल है, एक लंग्स की सेल है, एक हार्ट की सेल है, उनको इकट्ठा कर दें, ग्रुप बना दें, उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। और हमारी बॉडी में ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और इन टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बनता है। मतलब ऑर्गन के लिए 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज यूनाइट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, दैट इज ऑर्गन। यूजुअली सभी ऑर्गन में इन चारों टाइप के टिश्यूज का रिप्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज का ग्रुप which perform a particular function that is known as organ। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी की अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शन या बॉडी की डिमांड, बॉडी की फंक्शनिंग में एक पर्टिकुलर रोल जो प्ले करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, यही बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सबसे बेसिक यूनिट। फिर इसके डिफरेंट सेल्स के ग्रुप जब बनते हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। और ये 4 टाइप के टिश्यूज अवेलेबल हैं। 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज मिलके
ऑर्गन बनाते हैं जो ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू ऐसे कोई तीसरा टिश्यू हमने इकट्ठे रख दिए, उसको तो बोलते हैं कि ग्रुप है, बट वो ऑर्गन नहीं। वो जब यूनाइट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, मान लो जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये ऑर्गन्स हैं। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूनाइट होते हैं, आपस में कनेक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। वन बाय वन मैं आपको ऑर्गन सिस्टम्स दिखाता हूँ और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सी, नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं, और बाकी वाले को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट उसमें ना जाके ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी ये तंत्रिकाएं निकली हैं, नर्व्स निकली हैं, दिस इज नर्वस सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल पैसेज, ट्रैकिया एंड लंग्स, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इनके ऑर्गन्स के नाम हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन्स मतलब इंक्लूड होते हैं, कौन से ऑर्गन्स ज्वाइन करके कनेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये नर्वस सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से ब्लड निकलता है, तो जितना भी बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। आपको ये दो कलर की दिख रही होंगी, एक ब्लू एक रेड। हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि गंदा खून और साफ खून। गंदा खून और साफ खून कुछ नहीं होता, वो खून है, ब्लड है, जब हार्ट से निकल के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है वो रेड कलर का होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, वो सभी ऑर्गन्स पे, टिश्यूज पे, सेल्स को पे पहुंचता है। क्योंकि किसी भी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड और ऑक्सीजन, दोनों चीजें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, टिश्यूज को, सेल्स को प्रोवाइड करता है ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो वो रेड कलर का होता है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब मान लो ये ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड कलर का आया, इस ऑर्गन ने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, क्योंकि सांस ले लिया, सेल्स ने सांस ले लिया मतलब मेटाबॉलिज्म कर लिया। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, जैसे मान लो आग जलानी है, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, आग जलानी है, तो हम फूंक मारते हैं, एयर देते हैं, तो उस ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ऐसे ही हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, सेल को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उस न्यूट्रिएंट्स से और वहां से जो ऑक्सीजन आ रही है ब्लड के थ्रू, उसके थ्रू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे प्रोड्यूस होती है। तो वो ऑर्गन, सेल, टिश्यू, वटेवर, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद फिर वहां से ये ब्लू कलर का ब्लड बाहर निकलता है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए उस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो ब्लू कलर का है, ये वापस घूम फिर के फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर ये लंग्स में जाके फिर से ऑक्सीजन ले लेता है, फिर हार्ट के दूसरे चेंबर में आता है। ये सारा सिस्टम ऐसे चलता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से आए? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, बक्कल कैविटी से लेके आगे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, उसके थ्रू अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है बाहर निकल जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने के लिए लीवर, गॉल ब्लैडर, और एक यहाँ पे शो नहीं कर रखा, पेंक्रियाज, वो तीनों हैं असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। असेसरी मतलब उसमें हेल्प करने के लिए, वो सीधे सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है सिर्फ ये, यहाँ से बक्कल कैविटी, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो बाहर निकलता है एनस, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन में जो हेल्प करता
करते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, वो है असेसरी ऑर्गन सिस्टम, असेसरी ऑर्गन्स, हेल्प करने वाले ऑर्गन्स। बाकी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, दो किडनी होती हैं, वहां से ये यूरिन के थ्रू यूरिन कलेक्ट होता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में और फिर पास आउट हो जाता है। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस द पासिंग सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम, पूरी बॉडी में जहां जहां भी मसल्स हैं। अब मसल्स थोड़ा तीन टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो यहाँ पे इसमें मस्कुलर सिस्टम में हम स्केलेटल मसल्स पढ़ते हैं। जो हमारा ये स्केलेटन है, इस स्केलेटन को कवर करने के लिए जो मसल्स हैं दैट इज मस्कुलर सिस्टम। ये स्केलेटन, इसमें कार्टिलेज, बोन्स, जॉइंट्स, जो भी अपना अस्थिपिंजर बोलते हैं जिसको, ये पूरा हड्डियों का ढांचा, स्केलेटल सिस्टम। ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसमें ये तीन चीजें आती हैं, हेयर, स्किन, पूरी बॉडी की स्किन एंड नेल्स, ये तीनों मिला के इंटेगुमेंट्री सिस्टम। दिस इज इम्यून सिस्टम, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल्स, ये वेसल्स हैं जिन्हें लिम्फ फ्लो करता है। जिसमें ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स, जिसमें लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। तो वेसल्स में कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड वाले को ब्लड वेसल्स और ये लिम्फेटिक वेसल्स। इसमें ऑर्गन स्प्लीन, थाइमस और इसके अंदर लिम्फ नोड्स। ये है अपना इम्यून सिस्टम, जो हम अपने को डिफरेंट बीमारियों से बचाने की कोशिश करता है। जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपनी बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके लिए जो ग्लैंड्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये माथे पे नहीं है, इसके अंदर मतलब ब्रेन के थोड़ा डाउनवर्ड होती है। थायराइड ग्लैंड, आपने देखा होगा कि कोई कह देते हैं कि भाई इसके वो T3, T4, TSH कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो बंदा बिल्कुल या तो पिचक जाता है, पतला हो जाता है या काफ़ी मोटा हो जाता है। तो हार्मोन में कोई भी आपने देखा होगा कि फीमेल में मेल्स के करेक्टर आ जाते हैं या मेल में फीमेल के करेक्टर आ जाते हैं, ये सारा का सारा उन हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से। तो ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट ग्लैंड बहुत टाइप की होती हैं। एक होती हैं जिसके डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं उनका। ये ग्लैंड्स केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और प्रोड्यूस करके रिलीज करती हैं। रिलीज करने का जो तरीका है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो बिल्कुल अपने खुद ही यूज कर लेती हैं, उनको बोलते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपने आप ही यूज कर लेती हैं। कुछ होती हैं जो अपने पड़ोसियों को देती हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स। कुछ होती हैं जो जिनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाता है। ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इनका जो भी ये रिलीज करती हैं केमिकल्स, उनको वो केमिकल्स डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। पूरी बॉडी में घूम के जहां भी उनका एक्शन आना होता है वहां एक्शन आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट अपने केमिकल्स को ब्लड में भेजते हैं और इन ग्लैंड से निकल के जो केमिकल ब्लड में जाता है उसी को हार्मोन बोलते हैं। बाकी जो ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलता है उसको हार्मोन नहीं बोलेंगे। जिन ग्लैंड्स का केमिकल रिलीज होके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होता है और पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, उन्हीं ग्लैंड्स के केमिकल्स को हार्मोन्स बोलते हैं। और वो ये ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज उधर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस होते हैं मेल में और इन टेस्टिस की जगह पे फीमेल में होती हैं ओवरीज। तो इनसे जो हार्मोन निकलते हैं उनको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, इनसे जो निकलते हैं उनको फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स मेल में और फीमेल में कॉमन है, बस यही डिफरेंस है, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स, ये टेस्टिस, पेनिस, एपिडिडिमस। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स किससे बने होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, वो 4 टिश्यूज हैं। उन यूजुअली चारों के चारों टिश्यूज का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि सेंसेशन के लिए नर्वस टिश्यू भी चाहिए, आपस में कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू भी चाहिए, उसमें मसल्स भी हैं, मस्कुलर पार्ट भी, चाहे स्मूथ मसल हैं चाहे स्केलेटल मसल है, वटेवर मस्कुलर पार्ट भी है तो वो भी, और उसके अंदर उसका डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन और ये सब करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू भी, यूजुअली चारों टिश्यूज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे ये ऑर्गन्स हैं, और इन ऑर्गन्स की के साथ जो पर्टिकुलर फंक्शन कंस्टिट्यूट करते हैं वो ऑर्गन्स मिलके, वो ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपने देख लिए, उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। नाउ ये उन ऑर्गन्स के वो टिश्यूज के डायग्राम शो कर रखे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो सेंसेशन का काम करेंगे। टिश्यूज से अपना ऑर्गन्स बनते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। हाँ, इस चीज पे आना चाहता था मैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमन हैं, कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम। ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अपने को जिंदा रखने के लिए चाहिए। और अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, योगा है, प्राणायाम है, वट एवर जो भी हम एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब मेडिसिन के अलावा जो कुछ भी करते हैं, वो इन्हीं 6 चीजों पे इफेक्ट डालते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन। इन सभी चीज़ों को जब बैलेंस सिस्टम रहता है बॉडी में, तो अपना बॉडी मतलब कोई डिजीज भी नहीं है, बीमारी भी नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ, फंक्शनिंग, एवरीथिंग वो नॉर्मल है। तो इन हेल्थ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी फंक्शनिंग टुगेदर। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो इन सब चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए इकट्ठा काम करते हैं, और ये सारा उनकी जो यूनिटी है, उन सब चीज़ों को एक साथ मतलब कंट्रोल रखने की जो पावर है, उस सिस्टम को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस को आप ऐसे समझ लीजिए, ये है होम्योस्टेसिस। ये बंदा खड़ा है, ये एक बैलेंस है भाई। अगर थोड़ा सा भी वेट इधर हुआ तो ये इधर गिर जाएगा, थोड़ा सा वेट इधर हुआ तो इधर गिर जाएगा। तो बॉडी के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेस हैं। बॉडी के बाहर से मान लो बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, जैसे आज के टाइम पे कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। अब किसी का होम्योस्टेसिस ये बैलेंस है, मान लो वायरस आया और अपनी बॉडी ने जो भी अपना इम्यून सिस्टम है उसने उसको बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड केमिकल्स थे वो प्रोड्यूस कर दिए। तो इधर से कोरोना का लोड था, इधर से अपनी बॉडी ने अपना लोड इंक्रीज कर लिया, तो बैलेंस बना रहा। अगर कोरोना का लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम गिर जाएंगे नीचे, यानी कि बीमार हो जाएंगे, कोविड आ जाएगा। ऐसे ही मतलब कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, इवन कि आप कोई भी स्ट्रेस ले लेते हैं, फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में केमिकल चेंजेज आते हैं, और वो केमिकल चेंजेस को मैनेज करने के लिए बॉडी ने अपना सिस्टम इंक्रीज कर लिया, तो उस स्ट्रेस को हमारी बॉडी झेल जाएगी। अब जो भी योगा करते हैं, मैं बार बार योगा पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपका कोर्स योगा का है। तो योगा से हम बॉडी के उस डिफेंस सिस्टम को स्ट्रोंग करते हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रोंग कर लेते हैं, कि बाहर से अगर किसी का भी अटैक होता है तो अपनी आर्मी उसके साथ तुरंत युद्ध के लिए खड़ी हो जाए, और ये बैलेंस बना रहे। और बैलेंस बना रहेगा तो हम नहीं गिरेंगे। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम अपनी आर्मी को स्ट्रोंग करते हैं। वो आर्मी स्ट्रोंग करने के लिए हमें योगा की रिक्वायरमेंट होती है, और उस योगा से हम आर्मी स्ट्रोंग करने के लिए इन सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट डालते हैं। ये सारे चीजें मिलके अपना उस आर्मी का ये पार्ट है।
इनको मेटाबॉलिज्म जो भी अपना चीज़ों का अंदर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ज्वाइनिंग होती है, उस ब्रेक डाउन को ज्वाइनिंग को एनाबॉलिज्म ज्वाइनिंग होती है, कैटाबॉलिज्म टूटना होता है। इनके बनने और टूटने से बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे अपनी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो आपने एक डाइट ली, फैट लिया, प्रोटीन्स लिए, अगर ये यूटिलाइज नहीं होंगे तो अगर बॉडी में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनका कंज्यूम करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये डाइट तो पूरी ले रहा है लेकिन बॉडी में फिर भी ग्रोथ नहीं है, मतलब उसके कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। तो हम अपने डिफरेंट योगा के सिस्टम से उसका वो पोस्चर चेंज करवाते हैं। उस पोस्चर को चेंज करने की वजह से उसकी फिजियोलॉजी चेंज होती है और उस फिजियोलॉजी चेंज होने से उसका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस, आप कितने स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं। कुछ होता है कि बिल्कुल थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन को भी बड़े कूलली हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अपने रिस्पॉन्स सिस्टम है, उस रिस्पॉन्सिवनेस में यानी कि विड्रॉल रिफ्लेक्स कह लो या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो आपकी पावर है, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब योगा से अफेक्ट होती है। मूवमेंट, बॉडी में स्ट्रेच कितना है, और स्ट्रेच के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम और उसके ऊपर मस्कुलर सिस्टम, उन दोनों ने रोल प्ले करना है। और उस स्ट्रेचिंग की वजह से बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो चेंजेस आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये मूवमेंट, ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी खुद की ग्रोथ या हमारे अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी ग्रोथ। अब जब आप हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपने नाम पढ़ा होगा, एक ग्रोथ हार्मोन होता है। उस ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारी बॉडी की ग्रोथ या डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाना। अब वो ग्रोथ कब होगी, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होगा, या तो बॉडी के अंदर का जो केमिकल सिस्टम है वो उसके फेवरेबल हो। अगर फेवरेबल नहीं है तो हम बॉडी के डिफरेंट योगा के आसन करके उन केमिकल्स को रिलीज करवाते हैं, जो केमिकल्स ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज करने से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की या बॉडी की ग्रोथ होगी। तो उसमें जो रोल डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का है, डिफरेंट डाइट का है, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज का है, ऐसे ही योगा का एक अहम रोल है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा के और अपनी बॉडी की ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा। ऐसे ही रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन, जो ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन की वजह से होगी। एक सेल से दो बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, आठ से 16, ऐसे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, उन सेल डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस करवाने बॉडी में। फिर सेल बनी, उस सेल को एजुकेट करना है कि इस सेल ने क्या काम करना है, यानी कि पहले अनस्पेशलाइज्ड थी और फिर उसको स्पेशलाइज्ड स्टेट में लाना है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड स्टेट में आई, जब स्पेशलाइज्ड स्टेट में आएगी तभी वो वाला फंक्शन वो परफॉर्म करेगी। तो ये डिफरेंशिएशन। तो ये जो 6 बॉडी के जो फंक्शन है, ये था, ये 6 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ के 6 प्रोसेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके अंदर टिश्यूज हैं, और ये उनकी डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, और इन प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, वो केमिकल्स या तो हम ड्रग से प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, या तो हम मेडिसिन से प्रोवाइड करेंगे। मान लो किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम मेडिसिन देंगे। अब मेडिसिन से बचने के लिए हम योगा करते हैं कि योगा से हम उस मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दें ताकि मेडिसिन ना देना पड़े। ऐसे ही रिस्पॉन्सिवनेस को, मूवमेंट को, ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, रिप्रोडक्शन को, इन प्रोसेसेस को हम योगा के थ्रू
इंक्रीज कर लें या बैलेंस कर लें, और इन सबको मिला के हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लें। अगर जैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा ना, मान लो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करवा दिया, चाहे यूजुअली ये मेडिसिन का इफेक्ट आता है, योगा के साथ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि योगा होम्योस्टेसिस बनाएगा। और मेडिसिन से मान लो ग्रोथ हार्मोन की डोज ज्यादा कर दी तो एकदम लंबा हो जाएगा बंदा, वो बाकी के जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल थिन होगा, एकदम लंबा होगा। लेकिन हमें तो एक हेल्दी और मतलब मैनेज सिस्टम चाहिए, इसलिए योगा की तरफ जाते हैं। ये डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब तो पता ही है, ये सब चीज़ें चाहिए। इसको होमोस्टेसिस को आप समझ चुके हैं। ये होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए डिफरेंट बॉडी के फ्लूइड्स हैं। और फ्लूइड में ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबने सुने हैं, ऐसे उसको वाटरी बनाने के लिए प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। लिम्फ, ये फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे घुटनों में, जो मतलब बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको साइनोवियल जॉइंट्स बोलते, फ्लूइड बोलते हैं। ये आँख के बीच में होता है। एक्वस ह्यूमर, अगर ये कम हो जाता है, मतलब ये अलग अलग टाइप का है, एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है, उसकी वजह से डिफरेंट आइज की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कम होने से। साइनो जो हम बोल देते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, वो ये फ्लूइड होता है, ये कम हो जाता है। तो हम डिफरेंट वेज से हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये सब फ्लूइड्स इस होम्योस्टेसिस को मैनेज करने के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये फ्लूइड, ये फिजिकल इंसर्ट हो या चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर का सिस्टम हो, या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है, या यूथ में तो डिफरेंट डिफरेंट और भी स्ट्रेस होते हैं, ओल्ड एज में डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं कि बच्चों की एजुकेशन का, और जो भी स्ट्रेस हैं, इन सब स्ट्रेस को तभी मैनेज किया जा सकता है जब होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट इन फ्लूइड्स का रोल आता है, और इन फ्लूइड्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहे हैं ना, बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं, तो उनकी जनरेशन, बाकी तो ये फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारा होमोस्टेसिस को मैनेज करता है, इसलिए योगा से प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अगर हम मेडिसिन देते रहेंगे तो उसमें फीडबैक मैकेनिज्म रोल नहीं कर पाएगा, हम मेडिसिन तो बाहर से दे रहे हैं, और योगा से हम अंदर के अंदर ही चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। मान लो किसी हार्मोन का रिलीज बढ़ा रहे हैं उस डिफरेंट योगा के आसन से, उस हार्मोन का रिलीज एक लेवल तक बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम वो योगा करते जाएं और हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा, उसमें फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। और वही अगर हम हार्मोन बाहर से दे रहे हैं, वो तो बाहर के दिया हुआ है, वो तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। योगा के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे फीडबैक सिस्टम काम करेगा। ये तो फिर फर्दर साइंस में चला जाएगा, मेरे ख्याल वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए, आप लोगों को कुछ भी कोई डाउट है, कुछ और समझना है, या आपके खुद के कोई सजेशंस हैं, कोई इनपुट है, वटेवर, जो कुछ भी आप कहना चाहें तो बताइए। सर सर आपने हाँ जी। डाइजेस्टिव सिस्टम बताया कि स्टमक से स्टार्ट होता है, पर सर डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से। स्टमक से नहीं बोला बच्चे, बक्कल कैविटी से बोला मैंने, वहां से जो नहीं सर, जीभ निकली। डायग्राम में स्टमक से दिखा रखा था ना, डायग्राम में डायग्राम दिखा में। रहा था, लेकिन मैंने खुद से बोला था कि बक्कल कैविटी से लेके और फिर ये फूड पाइप, फिर स्टमक, डाइजेस्ट, इंटेस्टाइन, एनस, उसमें एनस भी नहीं शो कर रखा था, ये पूरा मुंह से लेके बिल्कुल जहाँ फीकल मटेरियल निकलता है वहां तक का जो सीधा साधा सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें साथ में जो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, वो डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट ये असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हेल्प करने वाले ऑर्गन्स हैं। बक्कल कैविटी से एनस तक का बोला था मैंने। ओके सर। सर जी स्प्लीन क्या होता है सर? है जी। सर स्प्लीन क्या होता है, क्या फंक्शनिंग है सर इसकी? स्प्लीन एक ऑर्गन है बच्चे, ये अपने लिम्फेटिक सिस्टम में रोल प्ले करता है। जो अब हम
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हर सिस्टम पे आएंगे, तो वहाँ इन सभी ऑर्गन्स का, उस सिस्टम में जो जो भी ऑर्गन्स आएंगे सबके फंक्शन आपको बताएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक इस तरीके से सभी सिस्टम्स के पार्ट दिखाए हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई भी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बनता है। इसलिए मैंने आपको ये सारे सिस्टम्स के डायग्राम शो किए हैं। और स्प्लीन भी ऐसे ही एक ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करेगा ये हम उस लिम्फेटिक सिस्टम पे जब आएंगे तो आपको बताएंगे। हाँ जी, कोई और? पीडीएफ तो नहीं है भाई, एक तो ये, चलो मैं इसका, हाँ, दोनों का ना लिंक आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। बट ये तो एक तो मैंने पीपीटी खुद बनाई है, इसका तो जो नेट से निकाला है इसका लिंक तो मैं शेयर कर देता हूँ। बट बाकी की जो पीपीटी मैंने खुद से बनाई है इसमें तो सिंपल के डायग्राम्स हैं, ये आप नेट से निकाल के वैसे भी देख सकते हैं। कोई नहीं सर, आप पीपीटी भेज देना। ठीक है, पीपीटी भी डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो फिर अपना वाइंड अप करें। आप लोगों के यस कोई और सर। सजेशन हो जिससे हम इसको और सिंपल और इंटरेस्टिंग बना सकें? सर सिंपल ही है, इससे सिंपल तो क्या होगा। चलो बस ठीक है, बस सिंपल होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मुझे थोड़ा सा आपका सिलेबस एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ था, तो मुझे ये डाउट था कि इतने हिंदी मुझे भी नहीं आती है, मतलब। नो सर, हिंदी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही पढ़ा है साइंस में, तो इंग्लिश में ही हाँ फिर आएगा ठीक है, समझ। फिर ठीक। आप लोग बेसिकली यस सर। मतलब बीए के स्टूडेंट हैं पहले या बीएससी के? मैम सर बीए भी कर रखी है, मतलब 12th तक साइंस साइड भी है कुछ के पास, तो। ओके ओके, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादातर उस बैकग्राउंड के हैं तो फिर तो समझ ही जाओगे। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर भाई हैव गुड डे। ओके, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। वेलकम।